नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो शुरू होता है हमारी जेब में पड़े उन छोटे छोटे सिक्कों और नोटों से जिन्हें हम बचाने की कोशिश करते हैं, और हमें ले जाता है उन विशाल डिजिटल रियल एस्टेट मार्केटप्लेस की दुनिया में जहां रोज करोड़ों अरबों का लेन देन होता है। हम अक्सर अपनी पर्सनल सेविंग्स और इन बड़े कॉर्पोरेट बिजनेस को अलग अलग करके देखते हैं, है ना? लेकिन आज की इस चर्चा में हम डिकोड करेंगे कि कैसे ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार वित्तीय सफर को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज की चर्चा का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे बचत की ताकत और आर्थिक आजादी के कदम से। उसके बाद हम बचत बनाम निवेश के फर्क को समझेंगे और फिर सीधा जंप करेंगे रियल एस्टेट मार्केटप्लेस और 99 एकर्स के बिजनेस मॉडल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी पड़ाव से, बचत की ताकत। देखिए, वित्तीय असुरक्षा यानी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जिससे कभी ना कभी हम सभी को जूझना पड़ता है। तो सबसे पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि आखिर बचत है क्या। हर आम इंसान को ये बात समझनी होगी कि हमारी कमाई में से सारे जरूरी खर्चे निकाल देने के बाद जो कुछ हमारे पास बचता है, असल में वही हमारी असली बचत है। और ये कोई शौक या विलासिता नहीं है, ये कर्ज के जाल से बचने और अचानक आने वाली किसी भी इमरजेंसी का डटकर सामना करने की सबसे मजबूत नींव है। हमारे आज के सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। होता क्या है ना कि हमें से बहुत लोग शुरुआत ही नहीं करते, क्योंकि लगता है कि इन 100-200 रुपयों को बचाकर क्या ही तीर मार लेंगे। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है कंपाउंड इफेक्ट यानी चक्रवृद्धि के जादू की। अगर कोई लगातार हर दिन या हर महीने एक छोटी सी रकम भी बचाता है, तो समय के साथ यही छोटी सी रकम कंपाउंडिंग के जरिए एक विशाल संपत्ति बन जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, आर्थिक आजादी के कदम। अब जब हमें बचत का महत्व समझ आ गया है, तो असली सवाल ये उठता है कि भाई अपनी आर्थिक आजादी का ये सफर शुरू कैसे किया जाए। इसकी 3 बड़े ही सिंपल लेकिन दमदार स्टेप्स हैं। सबसे पहला है ज्ञान, यानी अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना। इसके लिए अच्छी किताबें और ब्लॉग्स पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा है प्लान, क्योंकि बिना किसी ठोस लक्ष्य और टाइम फ्रेम के तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। और तीसरा है एक्शन। एक पेन और पेपर उठाइए और लिखिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। माना कि ये फिजूल खर्च रोकना बहुत मुश्किल काम है, वो ऑनलाइन सेल या बाहर के खाने की खुशबू हमेशा ललचाती है, लेकिन इस कदम का सबसे अहम हिस्सा यही है। अब यहाँ जो सबसे मजेदार और काम की बात है वो है सेल्फ पे रूल। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया को पैसे देने से पहले खुद को भुगतान करे। रूल ये कहता है कि आपकी महीने की कमाई का ठीक 10% हिस्सा तुरंत अलग कर दिया जाना चाहिए और उसे सबसे पहले एक सुरक्षित जगह इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा अपने वेल्थ को बनाए रखने के लिए कुछ एकदम पक्के नियम हैं। पहला, अपनी सेविंग्स को ऑटो पायलट पर डाल दीजिए, ताकि हर महीने खुद से पैसा ट्रांसफर करने का आलस ना आए। ये काम अपने आप होना चाहिए। दूसरा, कर्ज और क्रेडिट कार्ड के चक्कर से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि ये रिवर्स में कंपाउंड होते हैं, यानी आपका पैसा बहुत तेजी से खाते हैं। और सबसे जरूरी बात, एक नॉर्मल बैंक अकाउंट में पड़ा कैश सिर्फ 4% से 6% का ही सालाना रिटर्न देता है, और आज की महंगाई दर को देखते हुए ये तो बिल्कुल भी काफी नहीं है। यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, बचत बनाम निवेश। यहीं से हमारी इस चर्चा का असली टर्निंग पॉइंट आता है। अब हमें पैसे को सिर्फ स्थिर रखने के बजाय उसे काम पर लगाना है। देखिए, बचत और निवेश में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग को एक खेल माने, तो बचत आपका डिफेंस है और निवेश आपका ऑफेंस है। बचत का मतलब बस इतना है कि खर्चे कम करके पैसे को पकड़ कर रखना, लेकिन निवेश का मतलब है कि उसी बचाए गए पैसे से ऐसे एसेट्स खरीदना जिनकी कीमत आने वाले समय में तेजी से बढ़ने वाली है। हमारे सोर्स में कुछ प्रमुख एसेट क्लासेस की बात की गई है जहां आमतौर पर निवेश किया जाता है, जैसे कि सोना, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स और जमीन यानी रियल एस्टेट। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो आखिरी विकल्प है, रियल एस्टेट, ये कैसे एक आम इंसान की सेविंग्स को पूरी मैक्रो इकोनॉमी से जोड़ने का एक बहुत बड़ा गेटवे बन जाता है। और इसी के साथ हम शिफ्ट करते हैं अपने चौथे खंड पर, रियल एस्टेट मार्केटप्लेस। जरा सोचिए, जब लोग अपनी छोटी छोटी बचत को रियल एस्टेट में लगाते हैं, तो आज के इस डिजिटल दौर में ये सब आखिर होता कैसे है?
यही एंट्री होती है उन विशाल डिजिटल इकोसिस्टम्स की। इन्हें टू साइडेड मार्केटप्लेस कहा जाता है। 99 एकर्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स का कोर बिजनेस मॉडल यही है। वे खुद कोई ईंट पत्थर लगाकर जमीन या घर नहीं बनाते, बल्कि वे एक डिजिटल पुल का काम करते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें घर या प्रॉपर्टी चाहिए, और दूसरी तरफ वो जो इसे बेचना या किराए पर देना चाहते हैं। और जब ये दोनों पक्ष एक ही जगह मिलते हैं तो एक जबरदस्त नेटवर्क इफेक्ट पैदा होता है। ये प्लेटफॉर्म्स दोनों ही पक्षों की समस्याएं बड़ी चालाकी से सुलझाते हैं। आम यूजर्स के लिए ये पूरी तरह से मुफ्त है, जहां आप बढ़िया क्वालिटी की तस्वीरों और डिटेल्स के साथ हजारों प्रॉपर्टीज घर बैठे देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रोकर्स और बिल्डर्स को एक ऐसा सॉलिड मंच मिल जाता है जहां वे एक साथ हजारों पोटेंशियल ग्राहकों और लीड्स तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। पर ऐसा तो है नहीं कि 99 एकर्स इस मार्केट में अकेला खिलाड़ी है। इन्फोएज की इस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा यूजर ट्रैफिक खींचने के लिए कई बड़े खिलाड़ियों से कड़ी टक्कर मिलती है। इनमें मैजिक ब्रिक्स, Housing.com और कॉमन फ्लो जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन सब के बीच हमेशा खुद को नंबर 1 साबित करने की रेस लगी रहती है। तो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, 99 एकर्स का बिजनेस मॉडल। अब हम सबके मन में ये सवाल जरूर आता है कि जब आम यूजर्स के लिए ये सब मुफ्त है, तो ये विशाल प्लेटफॉर्म असल में पैसे कैसे कमाता है? इसके कुछ मुख्य तरीके हैं। पहला, ब्रोकर्स को अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती है। दूसरा, अगर कोई ब्रोकर चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी सर्च में सबसे ऊपर चमके, तो उसे प्रीमियम लिस्टिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर जो लाखों विजिटर्स आते हैं, उन्हें बैनर विज्ञापन दिखाए जाते हैं, और जो खरीदारों का डेटा या लीड्स मिलती हैं, उन्हें डेवलपर्स को बेचकर भी तगड़ा मुनाफा कमाया जाता है। और यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है, एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा। 99 एकर्स की कुल कमाई का लगभग 48% हिस्सा सीधे तौर पर सिर्फ प्रॉपर्टी लिस्टिंग फीस से आता है। सोचिए, लगभग आधा पैसा। ये दिखाता है कि लिस्टिंग फीस ही इस बिजनेस के रेवेन्यू का मुख्य इंजन है। और इस इंजन को पूरी स्पीड देता है ये नंबर, 60%। प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुल लिस्टिंग्स में से 60% से भी ज्यादा पेड लिस्टिंग्स होती हैं। ये इस बात का एकदम साफ सबूत है कि आज के समय में प्रॉपर्टी डीलर्स और ब्रोकर्स अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए इन डिजिटल स्पेसेस पर किस हद तक निर्भर हो चुके हैं। तो देखिए कैसे ये पूरा सर्कल यहाँ आकर पूरा होता है। हमारी चर्चा शुरू हुई थी हमारे पहले खंड से, जहां हमने व्यक्तिगत अनुशासन और घर में बचाए गए छोटे छोटे पैसों की बात की थी, और हमने देखा कि कैसे वही पैसा निवेश के जरिए अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होता है, और उसी निवेश को आसान बनाते हैं ये विशाल डिजिटल मार्केटप्लेस जिनका हमने अभी विश्लेषण किया। सब कुछ आपस में कितना शानदार तरीके से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमेशा याद रखिए, हर बड़े वित्तीय सफर की शुरुआत बस एक छोटे से कदम से ही होती है। तो आज के इस डीप डाइव के बाद सोचने वाली बात यह है कि आपके वित्तीय सफर का अगला कदम क्या होना चाहिए। क्या अब अपने खर्चों को ट्रैक करके एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाने का समय आ गया है, या फिर इन डिजिटल रियल एस्टेट मार्केटप्लेसेस को और गहराई से एक्सप्लोर करने का वक्त है? चॉइस आपकी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने वित्तीय सफर में आगे बढ़ते रहिए।